हिस्ट्री चैप्टर 2। तो जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें पूरे मेडिवल हिस्ट्री का सार दिया हुआ था। ठीक है, पूरे में क्या क्या डेवलपमेंट हुए उससे मतलब ऐसे हिस्ट्री का कोई वैसे कनेक्शन वाला चैप्टर नहीं है वो। यहाँ से मेन मेडिवल हिस्ट्री चालू होती है। तो अर्लियर 7th सेंचुरी, हमारी जो मेडिवल हिस्ट्री है वो 7th सेंचुरी से चालू होती है। तो जो 7th सेंचुरी से पहले क्या हाल चल रहा था, कौन से रूलर थे। ठीक है, हर्षवर्धन नॉर्थ और सेंट्रल में रूल कर रहे थे, जिनकी डेथ 647 AD में हुई थी। और जो चालुक्यास थे वो दक्कन में रूल कर रहे थे। चालुक्य के बाद राष्ट्रकूटास आए दक्कन के अंदर। और जो पांड्यास थे वो इंपीरियल चोलास थे। ठीक है, नाउ 7th सेंचुरी के बाद नई डायनेस्टी आई, जैसे गुर्जर, प्रत्यारस और राष्ट्रकूटास और पालास। तो ये जो तीनों डायनेस्टीज हैं, इन तीनों के बीच में फाइट होती थी कन्नौज की सुपरमेसी के लिए कि कन्नौज पे कौन राज करेगा। तो इसी फाइट को हमने नाम दे दिया त्रिपाताइट स्ट्रगल, क्योंकि ये तीन थे ना, तो त्रिपाताइट स्ट्रगल। नाउ प्री मेडिवल पीरियड, तो मतलब मेडिवल पीरियड से पहले का कुछ यहाँ मतलब दिया गया है यहाँ पे। तो इंडिपेंडेंट रूलर्स, मतलब प्री मेडिवल पीरियड में इंडिपेंडेंट राजपूत रूलर्स कौन से थे। पहले चंदेलास ऑफ बुंदेलखंड, चौहान्स जिनका एक कैपिटल था अजमेर, जो कि बाद में दिल्ली शिफ्ट हो गए थे तुमार्स को हटा के। तुमार्स का तो दिल्ली था, पर वहाँ तुमार्स को चौहान्स ने हटा दिया था। और एक है सिसोदिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है उन्होंने सिंध को इन्वेड किया, मतलब उस पर रेड की और उसको लूटा 712 AD के अंदर। और जो महमूद ऑफ गजनी है उसने इंडिया को 17 बार रेड किया, नगरकोट से लेके सोमनाथ तक। और जो सोमनाथ थी उसकी 16th रेड थी। मोहम्मद ऑफ गोरी चौहान्स के अगेंस्ट लड़ रहा था। ठीक है, जिसने चौहान्स के अगेंस्ट 2 बैटल लड़े। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में, सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में। तो जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन था इसमें मोहम्मद ऑफ गोरी जीत गया था। वो क्यों जीता था, क्योंकि जयाचंद्र जो कन्नौज के राजा था उसने मोहम्मद ऑफ गोरी की हेल्प की थी। और उसके बाद गोरी ने मतलब इसको वादा किया था कि ये इसको पैसा वगैरह देगा, लेकिन बाद में गोरी ने इसको भी मार दिया, जयाचंद्र को, बैटल ऑफ चंदावर के अंदर। तो गोरी का एक स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गोरी जो प्रोविंसेस जीता था, जो राज्य जीता था ना वॉर में, उनका इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर बना दिया था। और गोरी की डेथ के बाद जो ऐबक था उसने गोरी किंगडम से सारे रिलेशंस तोड़ दिए और अपनी एक स्लेव डायनेस्टी स्टैब्लिश कर दी इंडिया के अंदर। तो यहाँ से स्टार्ट होता है मेडिवल पीरियड। अब 7th सेंचुरी से मेडिवल पीरियड में नई डायनेस्टीज आई। ठीक है, तो इस यहाँ पे है मतलब जो 7th सेंचुरी के बाद से जो राजा थे उनके अंडर बिग लैंडलॉर्ड्स आते थे, जिनको वॉरियर चीफ नाम दिया गया था। तो ये राजा के अधीन थे। सबॉर्डिनेट मतलब होता है अधीन। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है इसके लिए, जो कि समानतास। मतलब ये जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे जिनको वॉरियर चीफ नाम दिया गया है, ये किंग के समानतास थे। ठीक है, तो इनको राजा के लिए काम करना पड़ता था, इनको राजा के कोर्ट में जाना पड़ता था और इनको मिलिट्री सपोर्ट देना पड़ता था। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है इनसे कि राजा के लिए गिफ्ट्स लेके आएंगे। ठीक है ना, तो इनको अच्छा नहीं लगा राजा के अंडर रहना। तो इन्होंने क्या किया कि पावर और वेल्थ गेन की और अपने आप को महासमंता या महामंडलेश्वर घोषित कर दिया। मतलब इन्होंने अपना टाइटल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और कभी कभी तो इन्होंने ये भी कह दिया कि हम इंडिपेंडेंस है, हमें राजा से कोई मतलब नहीं है और हम खुद अपना सब काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे एक इंस्टेंस दे रखा है, ये 2 है मतलब। तो यहाँ पे जो चालुक्यास ऑफ कर्नाटका थे ये राजा थे, और राष्ट्रकूटास इन डेक्कन बिग लैंडलॉर्ड्स वॉरियर चीफ है, इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, तो दंत दुर्गा एक राष्ट्रकूटा चीफ था जिसने चालुक्यास ऑफ कर्नाटका को उखाड़ के फेंक दिया। यहाँ पे लिखा है ओवरथ्रू देम, और एक रिचुअल परफॉर्म करवाया हिरण्यगर्भ। तो अगर वो रिचुअल ब्राह्मण्स की मदद से परफॉर्म किया जाता है तो हम ये बोल सकते हैं कि जिसकी डेथ हुई है, जो वॉर में हारा था, उसका रीबर्थ हुआ है क्षत्रिय के रूप में। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा इंस्टेंस है कदम्ब मयूर शर्मान।
तो कदम्ब मयूर शर्मा, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र जो थे वो ब्राह्मण थे। तो इन्होंने, ये ब्राह्मण तो ज़्यादा लड़ाई वगैरह नहीं करते थे ना, लेकिन उन्होंने ट्रेडिशनल प्रोफेशन छोड़ दिया और अपने हाथ में हथियार ले लिए और लड़ने के लिए चले गए इनसे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा था, ठीक है। तो किंग्स के द्वारा नए नए टाइटल्स का अडॉप्शन हो रहा था, जैसे महाराजा धीराज मतलब ग्रेट किंग, और समानता के साथ पावर भी शेयर कर रहे थे वो। जो प्रोड्यूसर से रेवेन्यू आता था, मतलब प्रोड्यूसर से रेवेन्यू आता था इन द फॉर्म ऑफ रेंट। कौन से प्रोड्यूसर से, जैसे ट्रेडर्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस। तो रेंट के रूप में उनसे रेवेन्यू लेते थे, और उस रेवेन्यू को किस चीज़ में यूज़ करते थे? किंग एस्टेब्लिशमेंट्स में, टेम्पल और फोर्ट की कंस्ट्रक्शन में, और वॉर्ड्स के अंदर। तो जो फंक्शनरीज थे जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, वो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते थे, जो फैमिलीज राजा के लिए महत्व रखती हैं, ठीक है। तो उनकी जो जॉब्स थी वो हेरिडेटरी थी, मतलब पेरेंट्स, मतलब अगर कोई एक आदमी है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जॉब उसके बेटे को मिल जाएगी, तो ऐसी जॉब थी, ठीक। तो नेक्स्ट प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स, ठीक है। तो जो प्रशस्ति है वो हमें बताती है कि किंग्स अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करते थे, ठीक है। तो जो प्रशस्ति है वो कॉपर के ऊपर रिकॉर्ड की जाती है और ब्राह्मण्स के द्वारा कंपोज्ड की जाती है, और जो ब्राह्मण थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प भी करते थे। तो जो किंग्स हैं वो कभी कभी ब्राह्मण्स को लैंड गिफ्ट में लैंड दे दिया करते थे खुश होके। तो यहाँ पे राजा तरंगिनी एक बुक है कल्हान के द्वारा, जिसके अंदर उन रूलर्स की हिस्ट्री लिखी है जिन्होंने कश्मीर के ऊपर रूल किया था। तो चोलास का एक इंस्क्रिप्शन, वो चोलास जिन्होंने तमिलनाडु के अंदर रूल किया था, तो उनका एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसके अंदर 400 से ज़्यादा टर्म है जो कि टैक्स के नाम है, काइंड ऑफ टैक्सेस हैं, मतलब टैक्सेस के नाम होते थे ना अलग अलग, जैसे खरज, अलाउद्दीन खिलजी के उसमें आता था खरज, जो कि 50% ऑफ प्रोड्यूस देना पड़ता था। तो ऐसे टैक्सेस के नाम होते हैं कई। तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन टैक्स हैं वो कौन से हैं? वेती कौन सा टैक्स होता है जो कि कैश में नहीं दिया जाता, लेकिन फोर्स्ड लेबर की फॉर्म में दिया जाता है, मतलब हमें उनके यहाँ काम करने जाना पड़ेगा। तो ये मेनली क्राफ्ट पर्सन्स को करना दिया जाता के ऊपर लगता था ये टैक्स। नेक्स्ट कदीमई होता है लैंड रेवेन्यू। तो एक प्रशस्ति संस्कृत के अंदर लिखी हुई है जो कि ग्वालियर में मिली है। ग्वालियर का है मध्य प्रदेश के अंदर। जो नाग भट्ट एक प्रतिहारा किंग है, उनके बारे में डिस्क्राइब करती है, ठीक है। तो ये प्रशस्ति संस्कृत में लिखी गई है और ग्वालियर के अंदर मिली है। नाउ अ क्लोजर लुक टू चोलास का क्या हाल चल रहा था। तो मुत्तरैयार एक फैमिली थी जो कि कावेरी डेल्टा के अंदर रूल कर रही थी। तो ये जो थे वो पल्लवा किंग के सबऑर्डिनेट थे, मतलब उनसे नीचे थे। पल्लवा किंग कहाँ के? कंचीपुरम के, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं इसी हिसाब से। तो मुत्तरैयार फैमिली कावेरी डेल्टा के अंदर रूल कर रही थी। तो विजयलया जो कि बिलोंग करते थे एंशियंट चीफली फैमिलीज ऑफ चोलास फ्रॉम उराईपुर। रायपुर के जो चोलास थे उसके अंदर एक विजयलया नाम का था एक, जो जिसने कावेरी डेल्टा को कैप्चर कर लिया, क्योंकि कावेरी डेल्टा को कैप्चर कर लिया और वहाँ पे टाउन ऑफ तंजावुर बनवाया और मंदिर भी बनवाया निशुम्भ सुदिनी का, मतलब ये गॉडेस का नाम है। तो यहाँ पे मेन रूलर्स ऑफ चोलास कौन से हैं? राजा वन और राजेंद्र वन। तो राजा वन 985 AD में किंग थे जिन्होंने टेम्पल्स ऑफ तंजावुर बनवाए थे, और राजेंद्र वन ने टेम्पल्स ऑफ गंगाईकोंडा चोलापुरम बनवाया था। आओ यहाँ पे चोला टेम्पल के बारे में कुछ यहाँ पे दे रखा है। तो जो चोला टेम्पल्स थे ये न्यूक्लियस ऑफ सेटलमेंट्स थे, मतलब यहाँ पे सेटलमेंट होते हैं ना, न्यूक्लियस जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है वो बीच में प्रेजेंट होता है बिल्कुल। तो ऐसे ये टेम्पल्स थे जहाँ पे सेटलमेंट्स होते थे, उसके बीच में ही होते थे टेम्पल्स, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ का हब था एक, मतलब टेम्पल के ऊपर ही डिपेंड करता था सब पूरी लाइफ, क्योंकि
सोशल और कल्चरल लाइफ तो ऐसे है कि वहाँ पे जो भी टेम्पल है, जिस भी डेटी का वहाँ पे पूजा की जाती है, तो उसके द्वारा उसी पे डिपेंड करता है कौन सा कल्चरल परफॉर्म करेंगे और वहाँ की सोशल लाइफ कैसी है। और इकोनॉमिक तो वैसे भी उसी पे डिपेंड करेगा कि सोसाइटी कैसी है। तो ये जो टेम्पल्स थे ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर्स थे। उसके बाद चोला ब्रॉन्ज क्राफ्ट्स जो कि फाइनेस्ट कंसिडर्ड किए जाते हैं, चोला ब्रॉन्ज जो क्राफ्ट है। नाउ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, मतलब एग्रीकल्चर और इरिगेशन कैसा चल रहा था। तो कौन से लोकेशन की यहाँ पे बात हो रही है, कावेरी डेल्टा की। तो यहाँ पे इरिगेशन अच्छा था क्योंकि नदी थी, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी अच्छी थी और मॉइस्चर था ही। और तो फार्मिंग कैसे की जाती थी, फॉरेस्ट को क्लियर कर देते थे, उसके बाद लैंड को लेवल्ड मतलब एक लेवल का कर देते थे और एम्बैंकमेंट बनाते थे बाढ़ को रोकने के लिए नदी के पास, ठीक है। तो अब दे एडमिनिस्ट्रेशन इन द एम्पायर, एम्पायर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा था चोलास के एम्पायर में, ठीक है। तो जो लोग एग्रीकल्चर करते थे वो तो पावरफुल बन गए, मतलब रिच पीजेंट्स, और जो एग्रीकल्चर नहीं करते थे वो वीक रह गए, मतलब पुअर पीजेंट्स, ठीक है। तो जहाँ पे पीजेंट सेटल होते थे उस जगह को हम बोलते थे उर। अ ग्रुप ऑफ विलेजेस फॉर्म नाडू, मतलब ग्रुप ऑफ जो उर हैं वो मिलकर नाडू बनाता है। और नाडू के कुछ यहाँ पे फंक्शंस लिखे हुए हैं, बाद में पढ़ेंगे। तो उर मिलकर नाडू बनाता है, नाडू के अंदर सभा होती है, सभा से नागरम बनता है। नगरम मतलब क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, ट्रेडर्स की एक एसोसिएशन। उसके बाद यहाँ पे नाडू के कुछ फंक्शंस लिखे हैं। तो फंक्शन जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जुडिशियल वर्क और टैक्स कलेक्ट करना। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, जुडिशियल वर्क मतलब अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसको देखना, और टैक्स कलेक्ट करना। तो यहाँ पे कुछ टाइटल्स दे रखे हैं, जैसे मुविंद वेलन, पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, एक पीजेंट होता था जो कि 3 राजाओं की सेवा करता है। उसके बाद अरैयार जो कि एक चीफ का टाइटल है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर मिरर के अंदर एक इंक्रिप्शन मिला है चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो उसके अंदर सभा के बारे में लिखा है कि सभा कैसे ऑर्गेनाइज की जाती थी वगैरह वगैरह। तो जो सभा है उसमें लिखा हुआ है ये कि जो सभा है उसके पास सेपरेट कमेटी होती थी काम करवाने के लिए, जैसे इरिगेशन, गार्डन, टेम्पल। और उन मेंबर के नेम जो कि कमेटीज के मेंबर थे उनके नेम कैसे सेलेक्ट किए जाते थे, मतलब बहुत सारे लोग होते थे तो कैसे सेलेक्ट करना है कि ये मेंबर बनेगा ये नहीं। तो यहाँ पे एक तरीका होता था, मैंने पूरा तरीका नहीं लिखा है, मैं ओरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सारे जो लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन लोगों के नाम अलग अलग पर्चियों पे लिखेंगे। उन पर्ची को फोल्ड करेंगे और एक पाल्म लीफ पे लिखेंगे ना, पाल्म लीफ के छोटे छोटे टुकड़ों पे लिखेंगे उनके नाम। फिर उनको फोल्ड करके एक डिब्बे के अंदर या उसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद एक जना आएगा वो पर्ची निकालेगा, फिर जिसका नाम आएगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से मेंबर सेलेक्ट होते थे। चोला इंस्क्रिप्शन के जो चोलास के इंस्क्रिप्शन है उन्होंने सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड को यहाँ पे मेंशन किया है। अलग अलग लैंड के अलग अलग नाम है। तो सबसे पहले लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रायोरिटीज, ठीक है। तो जो नॉन ब्राह्मण पीरेंट्स थे उनके लैंड का नाम था वेलन भगई। जो लैंड ब्राह्मण्स को गिफ्ट में दी जाती थी उसका नाम था ब्रह्मदया, उस लैंड को बुलाया था। लैंड फॉर द मेंटेन ऑफ स्कूल, शाला भोगा। लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, देवदाना या तिरुनमत्तुकनी। लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस, पल्ली चंदन।